आज हम अल्टरनेटिंग करंट के पार्ट टू में ये वर्ग माध्य मूलमान यानी IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है। और पिछले वीडियो में हमने माध्य मान यानी प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के बारे में बात किए थे। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता था वो पूर्ण चक्र में यानी फुल साइकिल में 0 आता था। तो उसको हमने क्या किया था कि हाफ साइकिल में डिफाइन किया था कि अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान क्या होता। तो हाफ साइकिल यानी अर्ध चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आया था वो आई एवरेज या आई मीन इक्वल टू 2/πI0 आया था, जिसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0.637 I0 आया था। I0 पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट था। तो औसत मान निकालने के बाद आज हम इसको एक और तरीके से इसका औसत मान निकाला जाता है, जिसको वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। वर्ग माध्य मूलमान या इसी को दूसरे तरीके से आभासी मान भी कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में प्रभावी मतलब इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या प्रभावी मान या इसी को वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान, इसी को प्रभावी मान भी कहते हैं। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या इसी को हम लोग वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं, यानी वर्ग माध्य मूलमान। अब हम देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसी को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान या वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC यानी प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान और प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान भी इसी को बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वर्ग माध्य मूलमान, इसी को प्रभावी मान, इसी को आभासी मान भी कहते हैं। ये होता क्या वर्ग माध्य मूलमान, जैसे वहाँ क्या होता था कि पूरा आवेश निकाल लेते थे हाफ साइकिल में जितना आवेश हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर दिए तो आवेश बटे समय विद्युत धारा आ गया था। तो औसत वैल्यू ऑफ करंट आ गया था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि पहले उसका वर्ग कर देंगे। जैसे अल्टरनेटिंग करंट जो होता, अल्टरनेटिंग करंट होता क्या, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑपरेशन I=I0 sin ω t होता। I0 शिखर मान है, ओमेगा उसकी कोणीय आवृत्ति है और t टाइम। तो I एवरेज जो है ये IRMS के लिए क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, और वर्ग करने के बाद हमने क्या किया माध्य। तो वर्ग करने के बाद हमने इसका क्या माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करके और टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये लेकिन dt से हमने मल्टीप्लाई किया तो एक छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इसको फुल साइकिल के लिए ये 0 से t, यहाँ भी 0 से t। तो वर्ग करके हमने माध्य निकालने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई किया, टाइम से डिवाइड किया। इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा, dt स्मॉल टाइम इंटरवल था, हमको पूर्ण चक्र में तो फुल साइकिल में निकालना था। तो 0 से लेकर के t टाइम तक के लिए हमने ये इंटीग्रेशन कर दिया 0 से t। तो वर्ग करने के बाद हमने क्या किया, माध्य निकाल लिया माध्य। इसके बाद क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे, मूल मतलब रूट कर देंगे। तो यही है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो इसको हम लोग इसको अगर डिफाइन भी करना हो तो ऐसे कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का मूल, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य, पहले वर्ग किया
उसके बाद माध्य निकालने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई करके टाइम से डिवाइड कर दिया, और इसी टाइम में स्मॉल टाइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया था। फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ा, तो वर्ग करके हमने माध्य निकाला। माध्य मतलब औसत या एवरेज। बाद में उसी को हमने क्या कर दिया, मूल निकाल लिया, यानी रूट कर दिया। रूट को हिंदी में मूल कहते हैं। तो ये वर्ग के बाद क्या किया, माध्य मतलब टाइम से मल्टीप्लाई करके टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। पूरे टाइम इंटरवल में निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन किया फुल साइकिल के लिए। उसके बाद इसको क्या किया, रूट निकाला गया, यानी मूल मान। तो वर्ग माध्य और उसके बाद क्या निकाल दिए, मूल मान। तो इसी को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो IRMS इक्वल टू रूट अंडर ये I² dt, इसका इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, ये ओवर फुल साइकिल है। तो रूट अंडर ये I² dt, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t तक, डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0। ये हो जाएगा रूट अंडर 1/t, t माइनस 0 तो t, और ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन I² dt, और ये 0 से t तक, ये IRMS है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो ये IRMS है। यहाँ तक हम लोग ले आके छोड़ देते हैं, और बाद में इसी को हम इक्वेशन 1 मान करके, इक्वेशन 1 में ये जो इंटीग्रल टर्म है, इंटीग्रेशन अलग से करके यहाँ वैल्यू डाल देंगे। तो इसी इंटीग्रेशन को हम करने के लिए यहाँ लेट करते हैं। लेट मतलब माना, क्या माना, ये I² dt को जो इंटीग्रेट आप कर रहे हो, इसको हमने कैपिटल I मान लिया। क्या मान लिया, कैपिटल I। अब I इक्वल टू होता क्या, तो I इक्वल टू होता I0 साइन ओमेगा t। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे कि I इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, तो I0 साइन ओमेगा t, इसका स्क्वायर करेंगे तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, और ये 0 से t तक का इंटीग्रेशन होगा। ये क्या होगा, कैपिटल I का वैल्यू होगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब हम यहाँ से इसको इरेज करते हैं और पुनः इसको सॉल्व करेंगे। ये I0 क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता। तो ये फिक्स वैल्यू है, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। तो इसको हमने क्या किया कि बाहर निकाल लिया। ये क्या बचेगा, I0 स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। साइन स्क्वायर फंक्शन में जब हो तो इसका इंटीग्रेशंस होता नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा फार्मूला लगा के कन्वर्ट करेंगे। I0 स्क्वायर आपको याद होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये ऐसा एक फार्मूला होता है। या इसी में कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2, देखिए कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला है। तो इसी में 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम इस साइड ले आएंगे, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। तो ये फार्मूला आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। जिसको ये दिक्कत हो तो ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो मेरे यहाँ डाला हुआ है मेरे यूट्यूब पे, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के बेसिक मैथ्स वाले का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो ये फार्मूला आपको भी देखने को मिलेगा। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 इंटू डी टी। तो ये होगा क्या, तो ये जो होगा साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इस तरीके से। तो ये कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t तक का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये I इज इक्वल टू I0 स्क्वायर, और ये दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा।
ये 1/2 dt, ये 1/2 इंटू dt, इसका इंटीग्रेशंस अलग हो जाएगा, माइनस cos 2 ओमेगा t इंटू dt, इसका भी इंटीग्रेशंस अलग हो जाएगा। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, तो I इक्वल टू आई नोट स्क्वायर और ये 1/2 dt का इंटीग्रेशंस t आएगा ओवर फुल साइकिल। ये अपर लिमिट को हमने ऊपर लिखा और लोअर लिमिट को हमने नीचे लिखा, ऊपरी सीमा को ऊपर, निम्न सीमा को नीचे। अच्छा, एक बात और हम बता दें, चाहे वो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन 2 थीटा हो या कॉस 2 थीटा हो, इन सब का इंटीग्रेशंस ओवर फुल साइकिल करते हैं। साइन थीटा का ये ग्राफ है, कॉस थीटा का कुछ ऐसा ग्राफ होता, तो साइन थीटा रहे या कॉस थीटा रहे, साइन 2 थीटा रहे या कॉस 2 थीटा रहे, साइन 5 थीटा रहे या कॉस 5 थीटा रहे, इस तरीके का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी ओवर फुल साइकिल, तो फुल साइकिल यानी पूर्ण चक्र में अगर इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 आएगा। नहीं विश्वास है तो आप करके देख लेंगे कि इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा का भी या साइन 2 थीटा का भी, साइन 3 थीटा का भी अगर फुल साइकिल में इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी पूर्ण चक्र में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जितना नेगेटिव आता है उतने पॉजिटिव। कॉस थीटा में भी यही हाल होगा, ये हाफ पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव और ये फुल नेगेटिव। तो मतलब फुल साइकिल में अगर साइन थीटा रहे या कॉस थीटा रहे, अगर उसका इंटीग्रेशंस करते हैं, यहाँ कोई कहेगा सर कॉस 2 थीटा है या कॉस 2 ओमेगा, कोई बात नहीं, फुल साइकिल में अगर इंटीग्रेशन है साइन और कॉस का, तो ये इंटीग्रेशंस 0 ही आएगा। तो आई नोट स्क्वायर जो 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस तरीके से, तो ये 1/2 आई नोट स्क्वायर इंटू टी, ये आई। तो ये आई का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आई आर एम एस इक्वल टू रूट अंडर 1/t आई स्क्वायर dt को हमने क्या मान लिया था आई, और इसी आई का वैल्यू आई स्क्वायर dt को हमने आई मान लिया था, और इसी का वैल्यू है ये 1/2 आई नोट स्क्वायर इंटू टी। तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये रूट अंडर 1/2 आई नोट स्क्वायर, ये आई नोट स्क्वायर से आई नोट बाहर आ जाएगा, तो आई नोट बाय रूट 2, ये आई आर एम एस वैल्यू जाएगा, आई नोट बटे रूट 2, ये आई आर एम एस वर्ग माध्य मूलमान है। उसी को हम अगर यहाँ लिखना चाहें अब, तो देखें आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट बटे रूट 2, तो रूट 2 से पुनः ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो रूट 2 आई नोट बटे 2, तो रूट 2 का वैल्यू होता 1.414, तो ये आई नोट बाई 2, तो इसको देखेंगे तो 0.707 आई नोट आई आर एम एस। इसी को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, या इसी को प्रभावी मान, या इसी को प्रभावी मान या इफेक्टिव वैल्यू, या इसी को हम लोग आभासी मान यानी वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये भी फुल साइकिल में डिफाइन किया गया। इससे पहले जो था वो एवरेज यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालने के लिए हमने जब कैलकुलेशन किया था तो हाफ साइकिल में ही उसका मान निकाला गया था। हाफ साइकिल में क्यों निकाला गया था, क्योंकि फुल साइकिल में निकालने के बाद औसत मान 0 आ जाता था। तो चलिए, ये था प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। अब हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट में इसके फेज डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। फेज एंगल क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ फेज एंगल और फेज डिफरेंस में लैग्स बिहाइंड्स और लीड्स टू का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको समझना ज़रूरी है। लैग्स बिहाइंड्स का मतलब कि पीछे है, लीड्स टू का मतलब ये आगे है। तो फेज एंगल यानी फेज को समझना ज़रूरी है। सिंपल एक लाइन में अगर समझें तो मैथ्स में जिसको हम लोग एंगल कहते हैं ना, उसी को हम लोग यहाँ फेज एंगल कहते हैं। मैथ्स में जिसको हम लोग एंगल कहते हैं, जैसे हम लोग एक इक्वेशन लिखते थे y = a sin थीटा या a sin ओमेगा टी।
तो ये जो है एंगल है, इसी एंगल को मैथ में एंगल कहते हैं, लेकिन यहाँ एंगल को हम लोग ये वेव ऑप्टिक्स में या अल्टरनेटिंग करंट में इसको फेज कहते हैं, यानी फेज एंगल कहते हैं। ये फेज एंगल क्या होता, ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये पोजीशंस या वो करंट का रीडिंग बताएगा कि करंट का वैल्यू क्या है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर ये वेव ऑप्टिक्स रहा हो, यानी वेव रहा हो, तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करता। ये देखेंगे ये फेज एंगल क्या होता, फेज एंगल इट इज़ समथिंग लाइक फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट एट एनी इंस्टेंट। It is physical quantity which indicates the value of alternating current या वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को इंडिकेट करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, मेनली डिनोटेड बाय फाई से ही डिनोट करते हैं इसको। एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो इसी को फेज एंगल कहते हैं। यहाँ का जो फेज एंगल है ये कितना है, ओमेगा टी है। ये अल्टरनेटिंग करंट का फेज एंगल कितना, ओमेगा टी। जैसे मान लीजिए V इक्वल टू कहीं लिखा हुआ V नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो इसका फेज एंगल कितना है, इसका फेज एंगल अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो फेज एंगल है, यानी इसको हिंदी में कला कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कला कोण। कोई कहेगा सर हिंदी में अगर इसको लिखिए, तो हिंदी में हम बोल देते हैं यह एक भौतिक राशि है जो किसी भी क्षण या किसी भी समय प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का मान प्रदर्शित करता है। यह एक भौतिक राशि है जो किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान प्रदर्शित करता है। इसी को फेज एंगल यानी कला कोण कहते हैं। अगर किसी का कला कोण पहचानना हो तो सिंपल मैथ्स में जिसको आप लोग थीटा कहते थे, थीटा के जगह का वैल्यू यानी जिसको कोण कहते हैं, कोण के जगह का वैल्यू यहाँ फेज एंगल कहलाएगा, इसी को कला कोण कहेंगे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी फेज एंगल कितना है, तो यहाँ भी ओमेगा टी माइनस फाई है। इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे। अब इसी में एक टर्म आता फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस को कलांतर कहते हैं। ये कला कोण क्या था, तो किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को इंडिकेट करने का काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को इंडिकेट करने का काम करता है। अब बात करते हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस यानी कलांतर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलांतर। फेज डिफरेंस जैसे मान लीजिए यहाँ अल्टरनेटिंग करंट है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी, और ये मान लीजिए वोल्टेज का जो एंगल है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो दोनों के कला में कितना अंतर है। अच्छा, इसका जो कला है यानी फेज एंगल है ओमेगा टी है, और इसका फेज एंगल कितना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये किसका एंगल ज़्यादा, तो एंगल ज़्यादा है वोल्टेज का। तो फेज डिफरेंस कितने का, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस केवल अगर यहाँ देखें तो पाई बाई 2 का। फेज डिफरेंस कितने का, फेज डिफरेंस जो है यहाँ पाई बाई 2 का है यानी कलांतर पाई बाई 2 कला कोण का है।
करंट और वोल्टेज के बीच कलांतर कितने का, π/2 कला कोण का। इसी में एक टर्म आता है लीड्स टू या लैग्स बिहाइंड्स। तो कौन लीड कर रहा है, लीड करने का मतलब जो आगे है, और लैग्स बिहाइंड्स का मतलब जो पीछे है। तो इसमें एंगल जिसका ज़्यादा होगा ना वो आगे है, और जिसका एंगल कम है वो पीछे है। यहाँ हम कह सकते हैं आगे है तो कितने से आगे है, तो π/2 कला कोण से आगे है। तो इस दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करके हम लिख सकते हैं, यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कला कोण से अग्रगामी है, अग्रगामी यानी लीड्स टू, अग्रगामी है, लीड्स कर रहा। इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड्स बाय π/2 फेज एंगल फ्रॉम द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से π/2 कला कोण से क्या है, आगे। या इसी को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, यहाँ कौन आगे, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज आगे। किससे आगे है, तो प्रत्यावर्ती धारा से आगे। या इसी को हम उल्टा लिखें कि प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 से पीछे। याद रखेंगे एंगल देख के कौन आगे है कौन पीछे है निकालना बिल्कुल आसान है। जिसका एंगल ज़्यादा हुआ वो आगे है, और जिसका एंगल कम हुआ वो पीछे। तो इसमें एंगल किसका कम है, तो करंट का। कितने से कम है, तो π/2 से कम है। तो यहाँ अगर हम देखना चाहें तो इसी शब्द को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्या लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कला कोण से पीछे है, पश्चगामी। इसके लिए वर्ड यूज होता पश्चगामी है, सिंपल पीछे भी है लिख सकते हैं पश्चगामी, या अंग्रेजी में लिखें तो लैग्स बिहाइंड, तो पश्चगामी है, π/2 कला कोण से पश्चगामी है। तो ये तो रहा एक इक्वेशन की बात। अब हम दूसरे इक्वेशन में ऐसे भी देख सकते हैं, सिंपल देख लेंगे, जिसका एंगल ज़्यादा है वो आगे है, जिसका एंगल कम है वो पीछे है। जैसे मान लीजिए ऐसा भी रह सकता है I=I0 sin ωt, और यहाँ V=V0 sin ωt -φ, ऐसा भी तो हो सकता है। -φ की जगह -π/3 भी रह सकता है, -π/2 भी हो सकता है, या -π/6 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, या इसी में कुछ प्लस या माइनस रहे। तो इसमें देखिए इसका फेज कितना ωt और इसका फेज कितना, तो ωt -φ। तो यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ अल्टरनेटिंग करंट का एंगल ज़्यादा है यानी फेज ज़्यादा है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज कम है। क्यों, चूँकि ये इसका फेज ωt है और इसका फेज ωt में से -φ है। तो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई कला कोण से अग्रगामी है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कितने, ये -φ है और यहाँ क्या था, -φ नहीं था, तो मतलब इससे ये आगे है, इसका एंगल ज़्यादा है और इसका एंगल कम है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई कला कोण से अग्रगामी है या आगे है, या इसी को अंग्रेजी में लीड्स लिखते हैं, लीड कर रहा है, अग्रगामी है, लीड कर रहा है, लीड्स टू, अग्रगामी है। इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा से प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कला कोण से आगे है। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज से प्रत्यावर्ती धारा
प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई कला कोण से अग्रगामी है। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा आगे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से फाई कला कोण से पीछे है या पश्चगामी है। फाई कला कोण से क्या है, पश्चगामी है। इस तरीके से आप लोग, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जिसका एंगल ज़्यादा होगा वो आगे होगा और जिसका एंगल कम होगा वो पीछे होगा। तो कौन आगे है कौन पीछे है, ये कॉन्सेप्ट देखना बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। लेकिन ये तो रहा इक्वेशन देख करके अग्रगामी पश्चगामी यानी लेग्स बिहाइंड्स लीड्स टू आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। कई बार इसी को वो ग्राफ में देख करके पहचानना होगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो ये भी देखना इतना मतलब ये भी देखने आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में कभी भी गलती हो सकता है। तो एक बार और हम एंगल देख के बोल दें, जैसे मान लीजिए I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई है और V = V0 sin ओमेगा टी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ कौन आगे है, तो यहाँ अल्टरनेटिंग करंट आगे है। कितने कौन सा आगे है, तो 5/2 ओमेगा टी प्लस फाई है इसका एंगल और इसका एंगल ओमेगा टी है। यहाँ अल्टरनेटिंग करंट जो है फाई कला कोण से आगे है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है मतलब फाई कला कोण से पीछे है। या ऐसे बोल देंगे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है फाई कला कोण से पीछे है। किससे, अल्टरनेटिंग करंट से। तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा वो आगे है, जिसका एंगल कम होगा वो पीछे है। इतना याद रखेंगे। तो कितना आगे पीछे है वो एंगल देख के डिसाइड किया जा सकता है। अब है कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ अगर दिखा रहा हो तब कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है और ये क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ये क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कौन ज़्यादा है, कौन आगे है या कौन पीछे है। तो याद रखेंगे ये एक ही मतलब ग्राफ में वोल्टेज और करंट दोनों को दिखाया गया है या प्लॉट किया गया हो, करंट और वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया गया हो। तो याद रखेंगे जिसका पिक वैल्यू पहले आएगा, पिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम मान, तो यहाँ वो आगे होगा। जैसे यहाँ वोल्टेज का पिक वैल्यू पहले आ गया तो वोल्टेज यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड कर रहा है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है यानी आगे है, यानी अग्रगामी है। और यहाँ जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, ये लैग्स बिहाइंड्स है। लैग्स बिहाइंड्स मतलब ये पीछे है, तो पीछे यानी पश्चगामी है। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पीछे है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ आगे है। कैसे डिसाइड करेंगे, जिसका पिक वैल्यू पहले आ जाए वो आगे है, जिसका पिक वैल्यू बाद में आया वो पीछे है। कितना आगे पीछे है यहाँ के एंगल या टाइम से डिसाइड किया जा सकता है। जैसे इस ग्राफ में हम देखें तो इस ग्राफ में जैसे मान लीजिए देखें कि अल्टरनेटिंग करंट मान लीजिए यहाँ दिखा दिया है। अल्टरनेटिंग करंट को इस तरीके से ऐसे ही दिखा दिया, अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज कुछ ऐसा है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कुछ ऐसा, तो इसमें देखिए किसका पिक वैल्यू पहले आया, यहाँ करंट का पिक वैल्यू पहले आया और वोल्टेज का पिक वैल्यू बाद है। तो यहाँ करंट जो है ये करंट अल्टरनेटिंग करंट ये लीड कर रहा है। यहाँ कौन लीड कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट लीड कर रहा है, ये आगे है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती विभव जो है ये पीछे है, ये लैग्स कर रहा है। कितना आगे है या कितना पीछे है, तो आगे को हम लोग अग्रगामी यूज करते हैं शब्द में जब लिखना हो अग्रगामी, और पीछे को हम लोग पश्चगामी यूज करते हैं, पश्चगामी। तो ये भी सिंपल्स है कि सिंपल एंगल देख करके बताया जा सकता है कौन आगे है या कौन पीछे है, तो अग्रगामी है या पश्चगामी है। अब हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे सीधा
सीधा सीधा हम बात करेंगे किसके बीच, तो अल्टरनेटिंग एसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। यानी एसी सर्किट एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, उसको हम लोग प्रत्यावर्ती परिपथ कहते हैं, यानी एसी सर्किट कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में हमको कितने तरीके का सर्किट पढ़ना है, इस बात के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो अल्टरनेटिंग सर्किट के बारे में पढ़ना है। एसी सर्किट को हम लोग प्रत्यावर्ती परिपथ कहते हैं। एसी सर्किट प्रत्यावर्ती परिपथ। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या होता है, प्रत्यावर्ती परिपथ एसी सर्किट में क्या होता है कि एक है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है, इसमें केवल रेसिस्टर होता है, इसको बोलते हैं शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ। और एक टर्म होता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या है कि इसमें शुद्ध प्रेरकीय, सिर्फ प्रेरकत्व होता है इसमें, प्रेरकीय परिपथ। और एक परिपथ होता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसको बोलते हैं शुद्ध धारितीय परिपथ, शुद्ध धारितीय परिपथ। और एक टर्म होता है दो को मिला करके, जैसे आर सी सर्किट, आर सी मतलब रेसिस्टर और कैपेसिटर मिल करके आर सी परिपथ, रेसिस्टर और कैपेसिटर इसमें होगा। एक होगा एल आर परिपथ, एल आर परिपथ में एल मतलब इंडक्टर, आर मतलब रेसिस्टर, इसमें एल आर यानी इंडक्टर और रेसिस्टर होगा इस सर्किट में। एक होता है आर सी एल आर, एक होता है एल सी परिपथ, इसमें सिर्फ प्रेरकत्व और कैपेसिटर होगा, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर होगा, एल सी सर्किट इसको बोलते हैं। एक में क्या होगा कि एक में होगा कि एल सी आर परिपथ, यानी एल सी आर परिपथ। एल सी आर परिपथ भी हालांकि दो तरीके का हो सकता है। एल सी आर परिपथ में दोनों सीरीज और तीनों सीरीज और पैरेलल में हो सकता है। तो पैरेलल सर्किट यहाँ पढ़ना नहीं है, 12th के सिलेबस में नहीं है, तो सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये सब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ही पढ़ना, पैरेलल में हम लोग को क्वेश्चन आता नहीं है। तो 11 12th के लेवल में, 12th के लेवल में ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में आर और सी, रेसिस्टर और कैपेसिटर, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट, सारा सीरीज कॉम्बिनेशन ही पढ़ना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन से 11 12th में सवाल आता नहीं है, यानी बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं आता। और कंपटीशन के लिए जब हम पढ़ेंगे तो पुनः इसको अलग से हम लोग पढ़ा करेंगे। आज भर इतना ही छोड़ते हैं, अगले वीडियो में एक एक करके सारा सर्किट को पढ़ेंगे। सोच लीजिए लगभग 80% अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। चलिए बाय बाय।